This call is now being recorded. Okay, Ji. So coming back, this is the recording number 2 of week number 14, and this is lecture number 16. And the topic that we were continuing with is combinatorics. कॉम्बिनेटोरिक्स में हमने लास्ट वाले लेक्चर में लास्ट वाले रिकॉर्डिंग में मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या हो रहा है उसमें। हम कॉम्बिनेटोरिक्स के बारे में हमने उसमें उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी है, उसके अंदर हमने काउंटिंग की टेक्निक को देखा है, हमने उसके अंदर दो रूल्स एक्चुअल में देखे थे, एक सम रूल होता है और एक प्रोडक्ट रूल होता है। सम रूल के अंदर क्या होता है कि आपके पास जितने इवेंट्स अकर हो रहे हैं और वो सारे डिसजॉइंट हैं, आपस में रिलेटेड नहीं है, तो आप सिंपली उनको ऐड अप कर देते हैं। और अगर वो आपस में डिसजॉइंट नहीं है यानी आपस में रिलेटेड है तो फिर हम उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं और हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शंस मल्टीप्लाइड वाली ऑप्शंस की सूरत में आ जाती हैं। इस रिकॉर्डिंग में, इस पार्ट 2 में हमने सिंपली एग्जाम्पल्स और उनके सोल्यूशन देखने हैं और उसी तरह से फिर लास्ट में मैं आपको 2 से 3 डिफरेंट टास्क भी दूंगा ताकि आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आज का इस वाले रिकॉर्डिंग नंबर 2 का एजेंडा सिंपली ये है कि हम इसकी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे कॉम्बिनेटोरिक्स की, जिससे हमें मजीद क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में कॉम्बिनेटोरिक्स है क्या। सो स्टार्टिंग विद एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 से अब एग्जाम्पल्स इसी तरह से आपको अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे और आप ये पूछते हैं कि लेट से पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो सही तरीके से जरा गौर से इसको देखिएगा। सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 सेज के एक्सरसाइज नंबर 1 सेज के फाइंड द नंबर n of ways that an organization consisting of 15 members can elect a president, treasurer and secretary, assuming no person is elected to more than one position. So एक्चुअल में जस्ट एज्यूम के आप किसी सोसाइटी के लिए कोई इलेक्शन करवाना चाहते हैं। लेट्स से यू हैव कंप्यूटिंग सोसाइटी। यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह सोसाइटीज़ होती हैं। हर सोसाइटीज़ के लिए आप इलेक्शंस करवाते हैं और इलेक्शंस की बेस के ऊपर उनके प्रेसिडेंट, उनका सेक्रेटरी और उनका ट्रेजरर जो है वो इलेक्ट किया जाता है। सो लेट सपोज आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में सोसाइटीज़ हैं पहले से, लेकिन लेट सपोज आप एक नई सोसाइटी, लेट से कंप्यूटिंग सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी है, उसका प्रेसिडेंट, उसका सेक्रेटरी और उसका ट्रेजरर जो है वो आपने चूज करना है। आपसे ये पूछा जाता है कितने पॉसिबल वेज हैं कि या कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको पता है कि 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स में से कुछ लोगों ने प्रेसिडेंट के लिए खड़े होना है, कुछ लोगों ने ट्रेजरर के लिए खड़े होना है, कुछ ने सेक्रेटरी के लिए खड़े होना है। सो व्हाट इज योर आंसर गोइंग टू बी? सो योर आंसर इज गोइंग टू सिंपली अप्लाई प्रोडक्ट रूल। आप क्योंकि प्रेसिडेंट इवेंट नंबर 1 है, ट्रेजरर इवेंट नंबर 2 है, सेक्रेटरी इवेंट नंबर 3 है, ये तीनों इवेंट्स एक ही साथ में अकर होने हैं, तो हो सकता है आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना हो सकता है आपने सम रूल अप्लाई करना हो। सो क्या अप्लाई करेंगे अब ये, क्योंकि आपस में डिसजॉइंट हैं या नहीं है, सबसे पहली बात ये हमने चूज करनी है। सो ये आपस में रिलेटेड हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सिंपली हमारे पास आंसर आएगा कि प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड इन 15 डिफरेंट वेज। हमारे पास 15 डिफरेंट ऑप्शन थी, तो सिर्फ प्रेसिडेंट 15 डिफरेंट वेज में इलेक्ट किया जा सकता है। जब एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा तो पीछे ऑटोमेटिकली 14 मेंबर्स बच जाएंगे, वो 14 मेंबर्स ट्रेजरर के लिए अप्लाई करेंगे, तो 14 डिफरेंट वेज हमारे पास ट्रेजरर के लिए बच जाएंगे। जब ट्रेजरर इलेक्ट हो जाएगा तो पीछे 13 ऑप्शंस बच जाएंगे, तो वो 13 ऑप्शंस होंगी हमारी सेक्रेटरी के लिए। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13। प्रोडक्ट रूल, आपस में तीनों रिलेटेड थे, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2730। यानी हमारे पास डिफरेंट 2730 ऑप्शन हैं प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी इलेक्ट करने के। ठीक है, अब ये 15 एक्चुअल में क्वेश्चन को बहुत से लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही होगी, 15 14 13 क्यों किया, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 क्यों नहीं किया? सो इट इज सिंपल। अब
कैसे सिंपल है कि आपको पता है कि एक पोस्ट के लिए एक बंदा खड़ा हो सकता है। अब लेट से हमने सपोज कर लिए टोटल में तो 15 बंदे थे, 15 के 15 जो है वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए। अब उनमें से एक फिक्स हो जाएगा प्रेसिडेंट, कोई ना कोई एक इलेक्ट हो जाएगा, सही है। जब एक इलेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पीछे 14 बच जाएंगे, तो वो सेकंड पोस्ट के लिए आएंगे 14, वो आएंगे आपके पास ट्रेजरर के लिए, तो 14 होंगे ट्रेजरर की ऑप्शन के लिए। जब उन 14 में से भी एक ट्रेजरर इलेक्ट हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली पीछे सेक्रेटरी बच जाएगा, और वो सेक्रेटरी के लिए फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन 13 बच जाएगी, एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक ट्रेजर बन जाएगा, पीछे 13 बंदे बच गए, तो उन 13 के दरमियान में इलेक्शन होगा सेक्रेटरी के लिए। दैट्स वाई 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस बनेगी एन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको जरा सही तरीके से देखिएगा। देयर आर 4 बस लाइंस बिटवीन ए एंड बी। आपके पास एक डेस्टिनेशन है जिसका नाम है ए, एक डेस्टिनेशन है जिसका नाम है बी, एंड 3 बस लाइंस बिटवीन बी एंड सी। 3 डिफरेंट बस के रूट्स हैं फ्रॉम बी टू सी, 4 डिफरेंट बस रूट्स हैं फ्रॉम ए टू बी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन ट्रेवल। क्वेश्चन नंबर 1, बाय बस फ्रॉम ए टू सी बाय वे ऑफ बी, यानी पहले में वो पूछ रहा है आपने वो सारे पॉसिबल रास्ते बताने हैं जिसमें वो ए से सी मूव करेगा बी के थ्रू होते हुए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ट्रिप बाय बस फ्रॉम ए टू सी बाय वे ऑफ बी। सिमिलरली सी, round trip by bus from A to C by way of B if the person does not want to use a bus line more than once. अब इसमें अपने काउंटिंग की टेक्निक को सम रूल और प्रोडक्ट रूल की मदद से अप्लाई करके बताना है कि तीनों के आंसर्स क्या आते हैं। लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन। ऑप्शन ए, इसमें हमारे पास क्या था, बाय बस फ्रॉम ए टू सी बाय वे ऑफ बी, हमने ए से सी तक जाना है बी का रास्ता चूज करते हुए सिंपली। सो जब हम इसको अब अप्लाई करेंगे, so there are 4 ways to go from A to B and 3 ways from going from B to C. So 4 रास्ते हैं हमारे पास A से B जाने के और 3 रास्ते हैं हमारे पास B से C जाने के। तो टोटल हमारे पास आंसर्स कितने आएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपली दोनों आपस में रिलेटेड थे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 12 रास्ते बन सकते हैं, 12 डिफरेंट ऑप्शंस हैं A से C जाने के थ्रू B। क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ट्रिप बाय बस फ्रॉम A to C by way of B। राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप का मतलब क्या है, राउंड ट्रिप का मतलब है ए से बी पे जाए, बी से सी पे जाए, सी से वापस बी पे आए, बी से वापस ए पे आए। दिस कंप्लीट्स द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप जहां से शुरू हुआ है वहीं पे आके एंड होने को राउंड ट्रिप बोला जाता है। सो ए से बी पे जाए, बी से सी पे जाए, सी से अगेन बी पे आए, बी से वापस ए पे आए, दिस इज कॉल्ड योर राउंड ट्रिप। अब इस राउंड ट्रिप का आंसर हमारे पास क्या आएगा, द पर्सन कैन ट्रेवल 4 वेज फ्रॉम ए टू बी एंड 3 वेज फ्रॉम बी टू सी एंड बैक। सो फिर क्या बनेगा, ए से बी जाने की जो उसकी कॉस्ट आती है वो है 4, बी से सी जाने की कॉस्ट आती है 3, सी से वापस बी आने पे अगेन कॉस्ट आती है 3, और बी से ए आने पे फिर से अगेन कॉस्ट आती है उसको 4। सो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या बनी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल में 144 वेज। इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता था कि वही जो हमने ऑप्शन नंबर ए में फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 अगेन कर देते हमें हमारे पास आंसर 144 आ जाता है, यानी 12 डिफरेंट वेज थे हमारे पास ए से सी तक पहुंचने के। अब उसी का राउंड ट्रिप हमने फाइंड करना है सी से ए, तो वो ऑब्वियसली फिर से 12 होंगे, बट वो ऐड नहीं होंगे, 12 प्लस 12 नहीं होंगे, क्योंकि सी से वापस बी आना अगेन रिलेटेड है, डिसजॉइंट नहीं है। सो क्योंकि डिसजॉइंट नहीं है इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास आंसर आएगा 144। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में सी में कहता है कि राउंड ट्रिप है बस फ्रॉम ए टू सी बाय वे ऑफ बी, यानी वही चीज जो हमने बी में पढ़ी है,
बट इफ द पर्सन डज नॉट वांट टू यूज अ बस लाइन मोर देन वंस, कोई सा भी रास्ता वो एक से ज्यादा बार चूज ना करे, अब इसका आंसर क्या होगा? पर्सन कैन ट्रेवल 4 ways फ्रॉम ए टू बी, वो चार डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। एंड 3 ways फ्रॉम बी टू सी, वो तीनों भी डिस्टिंक्ट हैं। यहाँ तक तो उसी तरीके से चलेगा सी तक। बट ओनली 2 ways फ्रॉम सी टू बी। अब सी से बी आने के 2 ways क्यों है? क्योंकि बी से सी जाने का एक रास्ता वो ऑटोमेटिकली पहले से चूज कर चुका है, सो वो स्किप करना पड़ेगा। सो 3 थे बी से सी जाने के, एक ऑटोमेटिकली क्योंकि वो यूज कर चुका है वो स्किप हो गया, तो पीछे हमारे पास बच गए 2 डिस्टिंक्ट। सही है। जब वो बी पे आया तो एक रास्ता वो ए से बी आते वक्त पहले इस्तेमाल कर चुका है, एक बस लाइन वो पहले से इस्तेमाल कर चुका है, तो वहां पे 4 ऑप्शन थी, अब 4 के अंदर से एक निकल गया तो पीछे बच गई 3। सो हमारे पास क्या रेशो बनेगी? ए से बी जाने की वही 4 की कॉस्ट बनेगी, बी से सी जाने की वही 3 वाली कॉस्ट बनेगी, लेकिन अब सी से बी जाने की कॉस्ट बनेगी 2, और बी से ए जाने की कॉस्ट बनेगी 3। तो फिर हमारे पास क्या बच गई? 4 × 3 × 2 × 3 72 ways टू ट्रेवल द राउंड ट्रिप विदाउट यूजिंग अ बस लाइन मोर देन वंस। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे ख्याल में, हाँ। A bit string is a sequence of zeros and ones. How many bit strings are there of length 4? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिट स्ट्रिंग्स हमें पता है क्या होते हैं, जीरोस एंड वंस। क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है 4 बिट्स की बिट स्ट्रिंग्स कितने बनते हैं, कितने बनेंगे 4 बिट्स के। सिंपली आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना 2⁴ यानी आंसर तो आपके पास 16 आएगा, लेकिन है क्या, 4 बिट्स थे आपके पास। बिट नंबर 1 की लोकेशन पे 2 बिट्स आ सकते हैं, बिट नंबर 2 की लोकेशन पे 2 बिट्स आ सकते हैं, बिट नंबर 3 की लोकेशन पे 2 बिट्स आ सकते हैं, और बिट नंबर 4 की लोकेशन पे दो दो बिट्स आ सकते हैं। सो 2 की ऑप्शन यहाँ पे, 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 चारों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 2⁴ विच इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब हमारे पास 16 डिफरेंट आंसर्स आते हैं जब हम 4 बिट स्ट्रेंथ की या बिट लेंथ की बात करते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 एंड सो ऑन, ये आगे 16 बन जाते हैं। तो मतलब ये हमें चीज पहले का भी पता है, हम बार बार इसको काफी बार कर भी चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 16 वाले एलिमेंट्स बनते हैं। सो दैट मीन्स के 4 लेंथ के जो एलिमेंट्स हमारे पास बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे हमेशा से 16। हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8? अब 8 की बात की जा रही है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली आपसे स्पेशल कुछ और चीज भी पूछी जा रही है, वो है कि बिगिन विद अ 1, टोटल लेंथ 8 की हो, लेकिन स्टार्ट में पहला क्वेश्चन है कि 1 से स्टार्ट हो। सेकंड क्वेश्चन बिगिन एंड एंड विद अ 1, स्टार्ट पे भी 1 हो और एंड पे भी 1 हो, तो फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन बनेंगे। सो वेरी सिंपल, टोटल में 2⁸ की हमारे पास ऑप्शन कितनी बनती है, हमें पता है कि 8 बिट्स हैं। So, अगर मैं इसको एक बार नोट के ऊपर करके दिखा देता हूँ, तो उसके लिए मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। सो मैं
अच्छा जी, तो हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने 8 बिट्स की बात करनी है। सो जब 8 बिट्स की बात की जा रही है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारे पास 8 डिफरेंट लोकेशंस हैं। अब जब इन 8 डिफरेंट लोकेशंस की बात की जाए तो हमारे पास, हम सबको पता है कि दो की ऑप्शन यहाँ पे है, दो की ऑप्शन यहाँ पे है, दो की ही ऑप्शन यहाँ पे है, दो की यहाँ पे है, दो की यहाँ पे है, दो की यहाँ पे है, यानी 0 यहाँ पे आ सकता है या 1 आ सकता है। सिमिलरली 0 यहाँ पे आ सकता है, 1 आ सकता है, एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास 8 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो जब सारों को इकट्ठा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, डिसजॉइंट नहीं है। सो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, 2 रेज टू पावर 8। सो 2 रेज टू पावर 8 क्या होता है हमारे पास, 2 रेज टू पावर 8 क्या होता है, 256। 2 रेज टू पावर 8 होता है हमारे पास 256। क्वेश्चन ये था कि आपने ये बताना है, अगर तो हमारे पास सिंपली ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8, तो हम बता देते 256। बट उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बिगिन विद अ 1, यानी स्टार्टिंग पे सबसे पहले आपके पास 1 होना चाहिए। ये वाली जो ऑप्शन थी ये हमारे पास खत्म हो गई। अब इसमें फिक्स है कि सिर्फ 1 आएगा, बट आगे जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अभी भी हमें नहीं पता, इसमें वही ऑप्शन उसी तरह से रहेंगी, तो इस पे ऑटोमेटिकली वही वाला रूल अप्लाई होगा। वो बन जाएगा 2 रेज टू पावर 7 का, विच इज इक्वल टू 127। यानी इस वाले बिट को निकाल के फर्स्ट वाला फिक्स हो गया कि वो 1 है। बाकी हमारे पास 7 डिफरेंट लोकेशंस बच गई। जब 7 डिफरेंट लोकेशंस बच गई तो हमारे पास 7 ऑप्शंस बच गई। जब 7 ऑप्शंस बच गई तो फिर इसका मतलब हम 2 × 2 7 टाइम्स करेंगे, और वो बन जाएगा 2 रेज टू पावर 7, विच इज इक्वल टू 120, सॉरी 128 बनेगा। सही है जी। सो ये यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में 2 रेज टू पावर 7 है, स्लाइड्स के ऊपर 27 लिखा गया है। सो दिस इज 2 रेज टू पावर 7। सो इसका मतलब इफ द फर्स्ट बिट लेफ्ट मोस्ट बिट इज अ 1, then it can be filled in only one way. Each of the remaining 7 positions in the bit string can be filled in two different ways, that is either by 0 or by 1. Hence there are 1, पहला तो 1 उसी तरह से रहेगा, बट बाकी सारे के सारे जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 टाइम्स इक्वल टू 128. So different bit strings of length 8 that can begin with a 1, उसका आंसर आएगा हमारे पास 128। पार्ट बी का आंसर हमारे पास क्या आएगा, अगेन सेम उसी तरीके से। अब हमारे पास स्टार्टिंग में और एंडिंग पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फिक्स हो गया 1। सो हमारे पास ऑप्शंस कितनी बच गई, सिर्फ सेंटर वाली, तो हमारे पास ऑप्शन बच गई 6 की। सो 6 2 रेज टू पावर 6 के साथ से आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बच जाएगी 64 की। So same solution, if the first and the last bit in an 8-bit string is a 1, then only in the intermediate 6 bits can be filled in two ways, that is by 0 or 1. Hence there are 1 multiplied by 2 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 multiplied by 1 equals to 2 raised to power 6 equivalent to 64. सो उस सूरत में कि जब आपके पास फिक्स्ड 1 हो फर्स्ट पोजीशन पे और फिक्स्ड 1 हो लास्ट पोजीशन पे, और आपने टोटल 8 बिट की लेंथ के एलिमेंट्स बताने हो, स्ट्रिंग्स बताने हो, तो वो आपके पास डिफरेंट 64 ऑप्शंस बनेगी। सो आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट,
Suppose that an automobile license plate has 3 letters followed by 3 digits. How many different license plates are possible? This is again very important. इसको भी सही तरीके से देखिएगा. कहता है कि आपके जो लाइसेंस की नंबर प्लेट्स है ना, वो कुछ इस तरह से है कि आपने 3 लेटर्स इस्तेमाल करने हैं और 3 डिजिट्स इस्तेमाल करने हैं एक नंबर प्लेट बनाने के लिए. तो बताएं कितनी ऑप्शन हैं आपके पास. फर्स्ट वाले में वो सिंपली पूछ रहा है हाउ मेनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल. सारी जितनी भी पॉसिबल हैं वो बताएं. सो दिस इज सिंपल. 3 लेटर्स हैं आपके पास और इसी तरह से 3 डिजिट्स हैं. टोटल में आपके पास 6 हैं. लेंथ जो है वो आपकी टोटल 6 कैरेक्टर्स की है, जिसमें से पहले जो है वो 3 लेटर्स हैं और अगले जो 3 हैं वो डिजिट्स हैं. अब लेटर्स के लिए हमें पता है कि हम सिंपली क्या यूज करते हैं. हमें पता है लेटर्स जो हैं वो 26 डिफरेंट होते हैं. सो 3 डिफरेंट ऑप्शन के लिए 26 डिफरेंट वेज फॉर ईच ऑफ द लेटर. और डिजिट्स जो है वो हमारे पास 0 से लेके 9 तक 10 होते हैं, तो वो 3 डिफरेंट लोकेशंस के लिए 10 डिफरेंट ऑप्शंस बन जाएंगी. सो हमारे पास क्या बनेगा, 26 × 26 × 26 ये तीनों लेटर्स के लिए, ×10 ×10 ×10 ये तीनों हमारे पास डिफरेंट डिजिट्स के लिए. सो टोटल में ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या बन गया. दिस इज वेरी बिग. 17,576,0,000. इतनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेंगी अगर हम इस स्कीम को इस्तेमाल करते हैं जिसमें 3 डिफरेंट लेटर्स और 3 डिफरेंट डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हों. सही है. सो इस तरह से नंबर प्लेट्स की हमारे पास हर पॉसिबल वे आ गया. ठीक है. इसी तरह से लेट्स से पार्ट बी. इट सेज कि हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट्स कुड बिगिन विद ए एंड एंड ऑन 0. अब इसमें आपका फर्स्ट नंबर जो है वो कैपिटल केस ए से बन रहा है, यानी जो फर्स्ट लेटर है वो फिक्स हो गया. दैट इज ओनली वन वे कि स्टार्ट करना है आपने ए से. तो आपके पास लेटर्स के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस बच गई और उन दोनों पे ऑटोमेटिकली 26 डिफरेंट वेज आएंगे. डिजिट्स में भी अगेन उसने कह दिया कि लास्ट वाला जो है वो 0 होना चाहिए, तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शंस बच गई, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट. सही है. यानी डिजिट्स के अंदर फर्स्ट और सेकंड लोकेशन बच गई, तो वो 10 डिफरेंट वेज उसी तरीके से आएंगे. लास्ट वाली प्लेस जो है वो फिक्स हो गई. सो अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा. अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. फर्स्ट वाला उसी तरह से, लास्ट वाला उसी तरह से, बाकी सारे 26 × 26 लेटर्स की सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ऑफ डिजिट्स के लिए 10 × 10. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67,600. यानी इतनी सारी की सारी नंबर प्लेट जो सिर्फ ए से शुरू होती हूँ और 0 पे एंड होती हूँ वो है हमारे पास टोटल में 67,600. सिंपल काउंटिंग. आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसी तरह से अब ये कहता है हाउ मैनी लाइसेंस प्लेट्स बिगिन विद PQR. उसने फिक्स कर दिया कि आपने सिर्फ लेटर्स जो हैं वो PQR इस्तेमाल करने हैं. सो यानी वो 26 वाली जो थी वो बात तो खत्म. अब सिर्फ जो हमारे पास वेरिएशंस आ सकती हैं वो आ सकती हैं डिजिट्स में, तो हमने सिंपली डिजिट्स के ऊपर फोकस करना है और डिजिट्स के ऊपर हम तीनों पोजीशंस पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे, तो वो 10 × 10 × 10 आएंगे. सो हमारे पास 1000 डिफरेंट प्लेट्स बन जाएंगी जिसमें जो स्टार्टिंग विद PQR होंगी. सही है. ये वाली एग्जांपल क्या कहती है. दिस सेज हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल इन विच ऑल द लेटर्स एंड डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट. इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जितने लेटर्स आ रहे हैं, 3 लेटर्स आ रहे हैं, जाहिर बात है तीनों लेटर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए. सेकंड डिजिट्स आ रहे हैं, तीनों डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए. डिस्टिंक्ट का मतलब कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए. सर अब रिपीट की बात नहीं हो रही. रिपीट का मतलब ये कि यानी जो डिजिट्स सॉरी जो लेटर्स हैं वहां पे भी कोई रेपिटेंस नहीं होनी चाहिए और जो डिजिट्स हैं वहां पे भी कोई रेपिटेंस नहीं होनी चाहिए. यानी एक लेटर जो पहले एक पोजीशन पे आ गया वो दोबारा अगली दोनों पोजीशन पे नहीं आएगा.
या इसी तरह से जो एक डिजिट पहली लोकेशन पे आ गया वो अगली दोनों पे नहीं आएगा, जो अगली पे आएगा तो वो उससे अगली पे नहीं आएगा। रेपिटेंस नहीं होनी चाहिए, उस चीज का मतलब होता है डिस्टिंक्ट। उसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट लेटर तो ऑटोमेटिकली हमें पता है, उसके अंदर तो सारी की सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। वो तो 26 डिफरेंट तरीकों से लिखा जा सकता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट फर्स्ट वाला, जब 26 डिफरेंट लेटर्स की मदद से लिखा जा सकता है तो ऑटोमेटिकली एक लेटर वहां पे इस्तेमाल हो चुका होगा। नेक्स्ट वाले पे जब हम मूव करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन 25 बच जाएंगी। सही है। नेक्स्ट वाले लेटर पे जैसे ही हम मूव होंगे तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो 25 बच जाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल, ये तीन जो है ये लोकेशन थी आपके पास लेटर्स की। अब इन लेटर्स में 26 डिफरेंट वेज तो हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी ए से लेके जेड तक कोई सा भी लेटर यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम सेकंड लोकेशन पे आएंगे तो अब उससे पहले एक लेटर यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले इस्तेमाल हो चुका होगा। अब वो जो लेटर यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है, क्योंकि हमने कहा है कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेकंड लोकेशन पे नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे एक लेटर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 25 डिफरेंट लेटर्स की ऑप्शन मौजूद होगी। जब यहाँ पे 25 की होगी तो सेम उसी टेक्निक के हिसाब से फिर यहाँ पे हमारे पास एक लेटर यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है, एक यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है, वो दोनों जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बचेगी 24 की। सही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने लेटर यूज करना है। सो सबसे पहले आप ए यूज कर लें। तो फर्स्ट में तो आपके पास ए से लेके जेड तक कोई भी ऑप्शन मौजूद थी, फर्स्ट वाले में आपने ए इस्तेमाल कर लिया। अब आपको पता है सेकंड और थर्ड पे ए इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो पीछे 25 बच गए। 25 में से लेट से आप सेकंड टाइम बी इस्तेमाल कर लें। सो बी इस्तेमाल हो गया। अब आपको पता है ए और बी इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो 26 के अंदर से दो लेटर्स निकल गए। थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास 24 के ऑप्शन मौजूद है, तो उन 24 में से लेट से आप कोई सा भी चूज कर ले, सी। सही है। सो इस तरीके से सेम इसी तरीके से आपके पास डिजिट्स वाली चीज भी बनेगी। उसमें भी आपके पास तीन ही लोकेशन हैं। फर्स्ट वाली लोकेशन पे तो 10 डिफरेंट ऑप्शन हैं, लेकिन जब वो सेकंड वाली पे जाएगा तो एक यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका होगा फर्स्ट वाली पे, तो यहाँ पे सिर्फ 9 इस्तेमाल कर सकता है। जब यहाँ पे 9 इस्तेमाल करेगा तो फिर एक यहाँ पे मजीद लेस हो जाएगा, उसके पास बच जाएगी ऑप्शन सिर्फ 8 की। सो अब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 26 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, हमारे पास इसका टोटल आंसर बनेगा। आई होप दिस इज ऑल अगेन क्लियर टू यू। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एग्जांपल, a variable name in a programming language must be either a letter or a letter followed by a digit. How many different variable names are possible? आपसे कहा जाता है कि आपने वेरिएबल का नाम बनाना है। प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम्स बनाते हैं आप सारे, प्रोग्राम के अंदर आपने वेरिएबल का नाम रखना है। अब प्रोग्राम जो वेरिएबल का नाम आप रखते हैं उसके लिए हमें पता है रूल्स ये होते हैं कि हम लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं। दो ही चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं या डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी एक ऑप्शन होती है जिसको हम अंडरस्कोर कहते हैं, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फिलहाल आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने लेटर और डिजिट इस्तेमाल करना है। अब उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि वो कह रहा है कि या तो सिर्फ लेटर हो, मस्ट बी अ लेटर, और अ लेटर फॉलोड बाय अ डिजिट। या तो सिर्फ लेटर हो आपका वेरिएबल का नाम, या लेटर के बाद कोई डिजिट आ जाए। तो हमारे पास कितनी डिफरेंट ऑप्शन बनेगी? अब लेटर के लिए हमें पता है ऑटोमेटिकली 26 डिफरेंट ऑप्शन हैं, और डिजिट्स की बात की जाए तो उसमें 10 डिफरेंट ऑप्शन हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? फर्स्ट,
कंसिडर वेरिएबल नेम्स वन कैरेक्टर इन लेंथ, जब आपके पास सिर्फ वन कैरेक्टर की बात की जाए, सिंस सच नेम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेटर देयर आर 26 वेरिएबल नेम्स ऑफ लेंथ 1। अगर हम लेंथ 1 की बात करें, ए बी सी, हम 26 डिफरेंट लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर वेरिएबल नेम्स ऑफ टू कैरेक्टर्स इन लेंथ। अब आपने दो कैरेक्टर्स बनाने हैं। सिंस द फर्स्ट कैरेक्टर इज अ लेटर, देयर आर 26 ways to choose it. The second character is a digit, there are 10 ways to choose it. अब आप सिंपली क्या करेंगे, अब ये दोनों डिसजॉइंट हैं, आपस में रिलेटेड नहीं है। 26 इधर से आने हैं, 10 उधर से आने हैं, दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो सिंपली क्या बनेगा आपके पास, नहीं, ये आपस में रिलेटेड हैं। सो द सेकंड लेटर इज अ डिजिट, देयर आर 10 ways to choose it. Hence, to construct variable names of two characters in length, there are 26 multiplied by 10, 260 different ways. सही है। Finally, by some rule, there are 26 plus 260, 286 possible variable names in the programming language. अब आपने प्रोडक्ट रूल के बाद दोबारा से सम रूल अप्लाई कर दिए। 26 सिर्फ वन लेंथ के लिए, 260 टू लेंथ के लिए। सो यानी 26 अगर आपने सिर्फ वन लेंथ का बनाने हो, 260 अगर आपने टू लेंथ के बनाने हो। इसी तरह अगर आपसे थ्री लेंथ के पूछे जाएं तो उसके अंदर अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और आप उसको फिर से ऐड करेंगे इसके अंदर, एंड सो ऑन। सही है। आई होप दिस इज अगेन वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगेन इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको सिंपली कहा जाए कि वन लेंथ का वेरिएबल बनाना है, वो तो सिंपली हमें पता है कि जैसे उसने एक क्वेश्चन में पूछा है कि या तो सिर्फ लेटर होना चाहिए, जब लेटर होगा तो ऑटोमेटिकली वो सिर्फ एक ही लेंथ का होगा, और एक लेंथ की बात की जाएगी तो उसमें सिर्फ 26 वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे वन बाय वन। सो वो 26 डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। जब लेटर प्लस डिजिट की बात होगी, यानी लेटर के साथ डिजिट आएगा, तो लेटर के साथ डिजिट आने की सूरत में 26 डिफरेंट वेज हैं हमारे पास लेटर्स के, और 10 डिफरेंट वेज हैं हमारे पास डिजिट्स के। सो उस सूरत में क्या होगा, 26 मल्टीप्लाई बाय 10, 260 डिफरेंट वेज बन जाएंगे। दोनों को कंबाइन करके बताने में हमारे पास क्या बनेगा, 26 प्लस 260, 286 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल, how many bit strings consist of from 1 through 4 digits? And part B, how many bit string consist of from 5 through 8 digits? आपने वो बिट स्ट्रिंग्स बताने हैं जो 1 से 4 तक एग्जिस्ट करते हो, कितने करते हैं, और फिर वो बताने हैं जो 5 से 8 तक एग्जिस्ट करते हो, टोटल में कितने करते हैं। सो पार्ट ए को अगर हम सॉल्व करें, नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ वन डिजिट, वो दो ही होते हैं, 0 या 1। नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ टू डिजिट्स, वो होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रेज टू पावर 2। सो ये 22, 23, 24 नहीं है, ये 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4 है। ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिजिट्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रेज टू पावर 3। सिमिलरली नंबर ऑफ बिट्स स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट्स, तो वो 2 रेज टू पावर 4 बन जाएंगे। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 2 plus 2 raised to power 2 plus 2 raised to power 3 plus 2 raised to power 4 equals to 2 plus 4 plus 8 plus 16 which is equivalent to 30। सो टोटल में हमारे पास 30 ऐसे बिट स्ट्रिंग्स आते हैं जो 1 से 4 तक कंसिस्ट करते हैं। ठीक है। 5 से 8 तक के लिए अगेन वही टेक्निक, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 8। जब हम उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 480। This is not 25, 26, 27, 28. These are 2 raised to power 5, 2 raised to power 6, 2 raised to power 7, 2 raised to power 8, 480। ठीक है। सो 5, 6, 7, 8 लेंथ के हमारे पास 480 बनते हैं। 1, 2, 3, 4 लेंथ के हमारे पास टोटल में 30 बिट्स बनते हैं।
नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। अब अगर आपको याद हो तो जब हमने स्टार्ट किया था पिछले रिकॉर्डिंग में, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेटोरिक्स की जब बात की जा रही है, कॉम्बिनेटोरिक्स को हम एल्गोरिदम के एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर हम उसकी बात करें एल्गोरिदम के एनालिसिस की, तो एल्गोरिदम के एनालिसिस के अंदर हमने नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने होते हैं कि एक आइट्रेशन कितनी बार चल रही है, एक लूप कितनी बार चल रही है, एक स्टेप कितनी बार चल रहे हैं, एंड सो ऑन। सो उसकी एग्जांपल है यहाँ पे। सो नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ अ नेस्टेड लूप अगर आपने फाइंड करने हो तो, so determine how many times the inner loop will be iterated when the following algorithm is implemented and run। इसमें क्या है कि एक लूप है फॉर i इक्वल्स टू 1 2 4, उसके अंदर एक दूसरी लूप है फॉर j इक्वल्स टू 1 2 3, और स्टेटमेंट्स इन बॉडी ऑफ इनर लूप नन कंटेन्स ब्रांचिंग स्टेटमेंट दैट लीड आउट ऑफ द इनर लूप, यानी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो लूप से बाहर जा रही हो। लूप खत्म, नेक्स्ट j, नेक्स्ट i, दिस इज योर इनर लूप, नेस्टेड लूप एक्चुअल में। एक फॉर के अंदर एक दूसरी फॉर, और आपने इसके एलिमेंट्स काउंट करके बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स या कितने नंबर ऑफ आइटरेशंस इसके अंदर परफॉर्म हो रही हैं। सो हाउ डू वी डू दैट? अब इसमें क्या होगा, आउटर लूप इज आइटरेटेड 4 टाइम्स। वो आई 1 से लेके 4 4 तक जा रही थी, तो आउटर लूप फॉर आई इक्वल्स टू 1 से 4। सो आउटर लूप इज आइटरेटेड 4 टाइम्स, and during each iteration of the outer loop there are 3 iterations of the inner loop। क्यों? क्योंकि जो इनर लूप थी जे वाली वो चल रही थी 1 से लेके 3 तक। सो दिस इज सिंपल वेरी मच, कि पहली लूप फर्स्ट आई इक्वल्स टू 1 से शुरू करेगी, तो जे इक्वल्स टू 1 2 3 3 बार चलेगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर जे 1 2 3 होगा, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, फिर जे 1 2 3 होगा, फिर आई की वैल्यू 4 होगी, फिर जे 1 2 3 होगा। सो टोटल में हमारी वैल्यूज कितनी बन जाएंगी, 4 × 3 12। सही है? सो this is how you actually calculate या count the number of iterations in a loop या nested loop या even simple loops। फिर इसी तरह से आप if else वाली conditions को भी काउंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देख ली हैं। अब इसी तरह से कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 says how many 3-digit integers are divisible by 5। आपने काउंट करके बताने हैं, काउंटिंग की टेक्निक, सम रूल या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके देखना है कि 3 लेंथ वाले कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो 5 के ऊपर डिवाइड होते हैं। सही है? क्वेश्चन नंबर 2, अब कंप्यूटर एक्सेस कोड वर्ड कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम 1 to 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स विद रेपिटेशंस अलाउड। कोड वर्ड्स आपने बनाने हैं 1 से लेकर 3 लेटर्स तक, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, विद इंग्लिश अल्फाबेट्स विद रेपिटेशन अलाउड, जिसमें रेपिटेशंस भी आ सकती हैं और आपने सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट्स इस्तेमाल करने हैं। तो कितने पॉसिबल कोड वर्ड्स बनेंगे आपके पास? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लेटर्स कैन बी पार्ट ऑफ अ नेम ऑफ लेंथ 5। आपने किसी का नाम बनाना है और वो नाम बनाना है जिसमें लेटर्स की तादाद सिर्फ 5 हो। सो टोटल कितने ऐसे लेंथ के एलिमेंट्स बन सकते हैं जिसमें आपकी लेंथ की जो वैल्यू है वो 5 हो, यानी आपके वो तमाम के तमाम नाम जिसमें वैल्यू जो है वो आपकी लेंथ जो है आपके नाम की वो 5 बन रही हो। अब ऑब्वियसली उसके अंदर आप सिर्फ लेटर्स इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल टू फॉर्म अ पासवर्ड ऑफ लेंथ मिनिमम लेंथ ऑफ 8 विच कंटेन 8 विच कंटेन डिजिट्स अल्फाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। अब यानी हम जब पासवर्ड रखते हैं उसकी मिनिमम लेंथ 8 होती है। आपने देखना है कि हमारे पास कितने पॉसिबल आंसर्स बनते हैं। अगर आप एग्जैक्टली 8 की ही बात कर लें तो मिनिमम कितने 8 के ऊपर कितने पॉसिबल्स हमारे पास बनते हैं जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो दीज आर योर एग्जांपल। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, वो है आपके इटरेशन की नेस्टिंग लूप के ऊपर है। उसी तरह से जिस तरह भी हमने की है कि एक लूप है वो आई टू वन फॉर आई 1 to 4 टाइम्स चलती है, जे है 1 to i टाइम्स चलती है, और नेक्स्ट जे नेक्स्ट आई। आपने ये पांचों एग्जांपल्स अपने हिसाब से सॉल्व करनी है, फिर देखना है, और अगर किसी को किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो फिर मुझे बतानी है। आई होप कि आप सब इनको करने के इक्वलेंट होंगे, इनको करने के अहल होंगे, क्योंकि दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सो दिस इज व्हाट ऑल काउंटिंग इज एक्चुअली अबाउट। काउंटिंग में अब सब में सारे एग्जांपल्स की सूरत में, या और इसी तरह से हमने कमेंट और एक्स के मेन टॉपिक के अंदर भी देखा है कि एक्चुअल में हम काउंटिंग को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। सम करने की वजह से, प्रोडक्ट करने की वजह से वो रूल्स बना देते हैं, बट एक्चुअल में सम और प्रोडक्ट रूल के बाद भी हम एक्चुअल में उसको काउंट ही कर रहे होते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, कितने आंसर्स आते हैं, कितनी वैल्यूज बनती हैं, कितने एलिमेंट्स आते हैं, एंड सो ऑन। So this is what all combinatorics is about. Go through all the slides, go through both the recordings, और कोई चीज़ नहीं समझ आती तो you can always ask me at any time. So that is it from the recordings of this week. दोनों recordings ये आप लोगों के साथ अभी शेयर की जा चुकी हैं, so इनको सही तरीके से समझें, पढ़ें, और this topic is very much important, सही तरीके से इनको समझें। That is it from my side. Have a nice day. Allah Hafiz.